Hello students, welcome back in our next class of science physics for class 8th. As you all know that we have already finished our previous chapter in physics, which was force and pressure. So I have already given you the notes of force and pressure chapter and many questions to do at your home in homework for the previous chapter. So I hope that you people must have completed all those homeworks in your copy and you have copied the notes entirely in your copy. So keep on learning all these homeworks and you will be able to find out what force was exactly about and what were its implications. तो आइए अब जबकि हम लोगों ने फोर्स और प्रेशर चैप्टर को ख़त्म कर लिया है तो अब हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो आज आपका ये नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है फिजिक्स में साइंस का एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जिसे हिंदी में हम लोग घर्षण के नाम से भी जानते हैं, रफ वर्ड में कहें तो घिसना या घिसावट. तो आइए हम लोग अपना फ्रिक्शन चैप्टर शुरू करते हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 12 एंड ये है आपका चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्रिक्शन है क्या, किसे कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन. आप देख रहे हैं आपके सामने एक इमेज है और इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है कि दो बच्चे जो हैं वो एक बॉडी को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को धक्का दे रहे हैं. तो बॉडी का मोशन इधर हो रहा है, मगर क्या ये बॉडी आसानी से आगे को चला जाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इस बॉडी को रोकने का काम कुछ करेगा, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो इसको रोकेगा. तो जो चीज़ इसके मोशन को रोकती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन. और ये हमेशा जो हम फोर्स लगाते हैं, जिस तरह मूवमेंट कराते हैं बॉडी का, उससे अपोजिट लगता है. यानी कि बॉडी का मूवमेंट अगर हम इधर को कराएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उससे अपोजिट इधर को लग जाएगा. तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शन है क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फ्रिक्शन इज अ फोर्स. ये एक ताकत है, ये एक बल है और इसका काम क्या है? इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट. अगर एक बॉडी है, एक सरफेस है, तो एक सरफेस को वो ये दूसरे सरफेस के ऊपर चलने नहीं देता या चलने नहीं देना चाहता. तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसका काम होता है कि दो सरफेसेस के बीच में होने वाले मोशन को ये रोक देता है, ये होने नहीं देता. तो फ्रिक्शन के फोर्स होने के लिए क्या जरूरी है कि दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो और दोनों में मूवमेंट का टेंडेंसी हो, यानी कि दोनों सरफेस मूव करना चाहते हो या एक सरफेस दूसरे के ऊपर मूव करना चाहता हो एटलीस्ट, तभी फ्रिक्शन हो पाएगा. आपको और भी एग्जांपल दिखाया जा रहा है. ये एक ब्लॉक है, इधर से धक्का लगाया जा रहा है तो ब्लॉक का मोशन, बुक का मोशन इधर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा. तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं जहां आपको दिखाई देगा कि फ्रिक्शन होता है. यहाँ भी हम देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर में कि एक टेबल को हमने टेढ़ा कर दिया तो बुक का टेंडेंसी नीचे गिरने को होगा, मगर इस टेबल का टेंडेंसी होगा कि इस बुक को गिरने ना दे. यानी कि टेबल और बुक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा और इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन होगा, यानी कि मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो देखो बच्चों, फ्रिक्शन के दो मेन कारण बताए गए हैं. वैसे जो फ्रिक्शन का कारण बताया गया है वो यही है कि सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटी होना या रफनेस होना. आप इस पिक्चर को गौर से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ जो सरफेसेस हैं, इन सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी है या रफनेस है. तो रफ सरफेस की वजह से क्या होता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करने के लिए हमें ताकत लगाना पड़ता है. अगर ये इरेगुलरिटी नहीं होता तो आसानी से क्या होता, हम इसको धक्का मार के यहाँ पे लेकर जा सकते थे. इसलिए कहते हैं कि जो चिकने जगह होते हैं वहाँ पे चीज़ें आसानी से मूव कर जाती हैं. जहाँ रफनेस होता है वहाँ पे मूवमेंट में बहुत दिक्कत होता है. तो ये जो दिक्कत देने का काम है ये फ्रिक्शन करता है. तो फ्रिक्शन का कारण क्या है? इरेगुलरिटी या रफनेस इन द सरफेस ऑफ द
ऑब्जेक्ट्स। तो आपने जान लिया कि जो फ्रिक्शन होता है उसमें क्या होता है, रफनेस की वजह से फ्रिक्शन बॉडी में तैयार होता है। यहाँ आपको एक स्प्रिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ये वजन तोलने वाला एक छोटा सा मशीन होता है। इस कांटे में हम किसी चीज़ को अगर फंसा दें तो जो पॉइंटर इसमें लगा होता है, ये पॉइंटर अपने आप नीचे की ओर आता है और जितना इसका वजन होता है उतने पे आकर ये रुक जाता है। तो रुकने के पीछे भी कारण होता है फ्रिक्शनल फोर्स। स्प्रिंग के बीच में एक फ्रिक्शनल ताकत होता है जो स्प्रिंग का फ्रिक्शन होता है, जो इस पॉइंटर को आगे नहीं जाने देना चाहता, मगर जो ताकत, जो हमने लोड इसको दिया है वो उसको मूव कराता है और जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं वहीं पे आकर रुक जाता है आपका पॉइंटर। आइए अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि कब ये फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा या कब ये फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो दो मेन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो है नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस, यानी कि दो सर्फेसेस किस तरह के नेचर के हैं, क्या दोनों सर्फेस स्मूथ है, चिकने हैं, या दोनों में रफनेस है। तो आपको पता है कि अगर स्मूथ सरफेस होंगे दोनों तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम होगा, जबकि रफनेस अगर हुआ तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है। दूसरा जो कारण है कि उन दोनों सरफेसेस को कितना ताकत से दबाया गया है, प्रेस किया गया है। जैसे अगर हम इसको ऊपर से दबा दें तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर हम दबाव को कम रखें तो फ्रिक्शन शायद कम हो। यानी कि फ्रिक्शन इरेगुलरिटी पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ ही साथ वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है दबाव पे कि हमने उसको कितना दबाया है। तो इस तरह से दो चीज़ों पे ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। तो आपने देख लिया, पहला पार्ट है डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सर्फेसेस, यानी कि दोनों सर्फेसेस जो आपस में कांटेक्ट में हैं उनमें कितना रफनेस है, कितना इरेगुलरिटी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। अगर हम ब्रिक को दबा के रखेंगे तो इसको खींचने में दिक्कत होगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हाई हो जाएगा, या ब्रिक जितना उबड़ खाबड़ होगा उसको खींचने में भी उतना ही परेशानी आएगा। दूसरा था डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स ऑफ विच टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड। ये देखिए, एक ये बॉक्स है खाली बॉक्स, तो खाली बॉक्स तो जमीन को बॉक्स को नीचे नहीं दबा रहा है। एक है हैवी बॉक्स, इसने जमीन पे ज़्यादा प्रेशर बनाया है, तो इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर अधिक है। तो जिसका प्रेशर यानी कि दबाव, प्रेसिंग अधिक होगा उसमें फ्रिक्शन फोर्स हाई होगा, जिसमें दबाव कम होगा उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। हम उस बॉक्स को आसानी से धक्का दे पाएंगे, इसको हम आसानी से धक्का नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये हैवी बॉक्स है। तो ये सब एक्टिविटीज आपको एक एक करके दिखाया जा रहा है कि इसका क्या असर होता है। बच्चों अब हम आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे कि फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि रुका हुआ फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि रगड़ खाने के दौरान का लगने वाला फ्रिक्शन, और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी के ऊपर कोई दूसरा बॉडी गोल गोल घूमता रहता है तो हम उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो 3 तरह के फ्रिक्शन चीज़ों के बीच में एक्ट करते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला तो है स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि रुका हुआ फ्रिक्शन। तो इसको समझाने के लिए मैं पीछे के एग्जाम्पल पे जाता हूँ। बच्चों आप ये देखिए, इस टेबल को हमने टेढ़ा कर दिया है और इसके ऊपर ये बुक रखा गया है। टेढ़ा करते इस बुक का टेंडेंसी होना चाहिए था कि ये नीचे गिरे, मगर आप देखते हैं कि ये जल्दी नीचे की ओर नहीं गिरता जब तक ये बेंडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि किताब इस पर टिका रहता है। तो किताब टिका हुआ क्यों रहता है इसके ऊपर में? क्योंकि किताब और टेबल के बीच में एक फ्रिक्शन है जो इसको मूव ही नहीं करने दे रहा। तो जब मूवमेंट नहीं हो, बॉडीज रुके हुए हों, उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उस फ्रिक्शन का नाम हम लोग देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो समझ गए आप, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है, ये तब अप्लाइड होता है जब दो बॉडीज मोशन में नहीं होते। अगर ये दोनों बॉडी मोशन में आ गए तब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन बन जाएगा,
क्योंकि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रगड़ खाने लगेगा, यानी कि ये किताब रगड़ खाते हुए नीचे को गिरने लगेगा। तो जब तक ये किताब यहाँ रुका है तब तक का फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जब ये बॉडी नीचे को गिरने लगा तब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का रूप ले लेता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास में स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ चुका है और आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी समझ चुके हैं। जो तीसरा फ्रिक्शन है हमारे पास वो है रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए, साइकिल का पहिया रोड पे घूमता है, रोल करता है, कार का पहिया रोड पे घूमता है, रोल करता है, मशीन गोल गोल घूमते हुए काम करते हैं। तो क्या इस दौरान फ्रिक्शन नहीं होता? तो इस दौरान भी फ्रिक्शन होता है, और इसका प्रूफ क्या है कि जो साइकिल का पहिया है वो घूमते 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 क्या हो जाता है, साइकिल बिल्कुल टायर बिल्कुल घिस जाता है, पतला हो जाता है, फिर उसमें ब्रेक नहीं लगता। तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। यानी कि जब दो सरफेसेस में से एक सरफेस एक दूसरे के ऊपर में रोल कर रहा हो, या दोनों ही सरफेस एक दूसरे के ऊपर में रोल कर रहे हो, घूम रहे हो, तब जो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग नाम देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका होता है? तो बच्चों आप पाएंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसका वैल्यू। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। जब दो बॉडी आपस में चलने लगे तब उनके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, मगर जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल करे तब उसका फ्रिक्शन और कम हो जाता है, बल्कि बहुत कम हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए जितनी भी गाड़ियां बनाई जाती हैं वो सब रोलिंग के फेनोमेना पे बनाई जाती हैं। रोलिंग होता है उनमें, आसानी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनको उनके मूवमेंट को रोकने वाला जो फ्रिक्शन है, यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब दो रुके हुए बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन लगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर चल रहे हो तब जो फ्रिक्शन लगे। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर गोल गोल घूमे, जैसे ये पहिया व्हील, तो उस दौरान का फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो इस तरह से ये तीन तरह के फ्रिक्शन हैं जो बॉडीज के बीच में एक्ट करते रहते हैं। ये देखिए, जब हमें किसी बड़े पार्ट पुर्जा को लेके जाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी उनके बीच में गोल गोल लकड़ी के हम गट्ठर डाल देते हैं और इसको हम घुमाते हैं, इसको आगे लेकर जाएंगे। तो जैसे ये आगे जाएगा, एक लकड़ी जैसे यहाँ से हटेगा, इसको हटा के आगे लगा देंगे, फिर दूसरा हटेगा, आगे लगा देंगे। यानी कि ये रोल कराते हुए हम लेके जाते हैं, ना कि इसको रगड़ते हुए, क्योंकि ये बहुत ही भारी है। इस केस में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों, अब हमने फ्रिक्शन को तो समझ लिया कि फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। भाई, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को रोकने का काम करता है। कोई भी मोशन हो दो सरफेस के बीच में, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आ जाता है। तो क्या ये फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है, तो देखिए हमारा जवाब होगा कि ये फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। कहीं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और कहीं पे ये हमारे लिए बहुत बुरा है। तो जहाँ वो अच्छा है वहाँ वो हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है, और जहाँ वो हमारे लिए बुरा है वहाँ वो हमारे लिए इविल का मतलब होता है बुराई, खराबी। तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे लिए एक नेसेसरी इविल है। तो अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन। तो रिमेंबर, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ये एक बहुत ही ज़रूरत वाली बुराई है, बहुत ही उपयोगी बुराई है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो भी हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। और अगर चारों तरफ फ्रिक्शन ही हो तो फिर हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस फ्रिक्शन से आखिरकार हमें क्या फ़ायदा होता है और इस फ्रिक्शन से हमें क्या नुकसान होता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों, पहला एडवांटेज ये है कि ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग।
अगर हम सीधा सीधा चलना चाहते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाएंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। क्योंकि चलने के दौरान जब हम अपना पैर ग्राउंड पे रखते हैं तो हमारे पैर का टेंडेंसी होता है पीछे स्लिप कर जाना, लेकिन जो ग्राउंड से हमें फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारे पैर को स्लिप नहीं करने देता, तो हम गिरने से बच जाते हैं और हम आगे को बढ़ जाते हैं। तो फ्रिक्शन हमें क्या देता है? ये हमें वॉकिंग करने का टेंडेंसी पावर देता है विदाउट स्लिपिंग। ये देख लीजिए, अगर कहीं पे कीचड़ हो या कुछ हो और हम चलें तो कीचड़ में फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, हम चलते वक्त क्या होंगे, पीछे की ओर स्लिप करके गिर सकते हैं। तो ये अगर ये यहाँ नहीं होता, ग्राउंड होता या पत्थर होते तो हम स्लिप नहीं करते, लेकिन अगर ये चिकनी जगह हो, तेल हो, कीचड़ हो तो हम गिर सकते हैं क्योंकि उनका फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। तो हमको चलाने में मदद करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। सिर्फ हमें ही नहीं, आप इस कार को देख रहे हैं, यहाँ पे जो कार है और जो जमीन है इनके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, इसी वजह से वो टायर जो है वो आगे की ओर घूम जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कीचड़ में गाड़ी फंस जाता है कीचड़ में, फिर जब गाड़ी चलाता है तो ये टायर गोल गोल घूमने लगता है मगर आगे नहीं बढ़ता। कारण क्या है? क्योंकि वहां उसे प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, और फ्रिक्शन की कमी की वजह से क्या होता है कि आगे कार मूव नहीं कर पाता। तो कार को भी आगे मूव कराने में कौन मदद करता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स ही मदद करता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम ब्रेक्स लगा पाते हैं गाड़ियों में। आप ये देख रहे हैं साइकिल में जो ब्रेक होता है, ये जो ब्रेक है ये साइकिल के रिम के साथ टकराता है, वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स आता है और इसकी वजह से फिर ये साइकिल रुक जाता है। लेकिन इससे ये ब्रेक क्या होता है, धीरे धीरे घिस जाता है। तो रोकने के लिए भी, चलाने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए किसी भी चीज को, और रोकने के लिए भी फ्रिक्शन ही चाहिए। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख या कुछ फिगर ड्राइंग बना पाते हैं कॉपी पेन के ऊपर में, क्योंकि अगर पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो ये पेन नहीं चलेगा। तो पेन को चलाने के लिए उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे ही ढेरों कारण हैं जो हमें ये बताते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर फ्रिक्शन है तो हम किसी भी चीज़ को चला पाएंगे या रोक पाएंगे। ये देखिए, हम जो लिख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखें या पेपर पे लिखें तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। किसी चीज़ को हम पकड़ पाते हैं अपने हाथ में फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। नेल्स यानी कि कील, कांटी, जिसको हम दीवार में ठोक पाते हैं या लकड़ी में ठोक पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो किसी दीवार में टिक के नहीं रह सकते। और फ्रिक्शन की वजह से ये माचिस भी जला पाते हैं। आप सबने देखा होगा माचिस जलाते वक्त हम तीली को रगड़ते हैं, तो रगड़ते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है और रगड़ के साथ गर्मी बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से फाइनली माचिस का तीली जल पड़ता है। फ्रिक्शन की वजह से हम लकड़ी को काट पाते हैं कुल्हाड़ी से, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम काट नहीं पाएंगे उनको। तो बच्चों, ये तो हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद है, कहाँ कहाँ किस किस तरह से। जितना मैंने आपको बताया है उससे अलग भी इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं? जो हमने इसको इविल कहा, हमने इसको बुराई कहा, तो यस, इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शनल फोर्स हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। क्या नुकसान होता है इससे हमें? तो आप देख सकते हैं, जिस जूते को पहन के हम चलते हैं उस जूते के जो सोल्स होते हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। जो टायर्स हम चलाते हैं वो टायर घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। जो मशीन हम चलाते हैं वो मशीन घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि फ्रिक्शन हमें कई तरह का नुकसान देता है। इन सीढ़ियों को देखिए, चलते चलते बेचारी ये जो सीढ़ी है ये भी घिस जाते हैं, इनका प्लास्टर उखड़ जाता है फ्रिक्शन की वजह से। कई बार तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है और हमारे मशीन डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें कई तरह का नुकसान इस फ्रिक्शन की वजह से होता है। और तो और फ्रिक्शन जो है हमारी स्पीड को भी स्लो कर देता है, घटा देता है। तो ये जो नुकसान आपको बताए गए हैं, इन सभी नुकसान की वजह से फ्रिक्शन को हम ईविल भी मानते हैं। तो फ्रिक्शन
हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, साथ ही साथ फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन का नेचर क्या है, कैसे वो होता है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान है, किस किस तरह का होता है। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि हम फ्रिक्शन को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, और क्या फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होता है, क्या लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, क्या गैस में भी फ्रिक्शन होता है। इन सारी चीज़ों का डिटेल मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, जो होगा हमारा पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 1 है जो आपने अब तक इस वीडियो में समझा। इस पूरे पार्ट का नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ। इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। उसके बाद फिर जब चैप्टर खत्म होगा तो होमवर्क के तौर पे मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स भी आपको भेज दूंगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने भी नोट्स मैं भेज रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करके आपको भेज रहा हूँ, उसको आप जरूर पढ़ रहे होंगे और अपनी कॉपी में कॉपी कर रहे होंगे, ताकि जब स्कूल्स खुलें तो आपको उसका फायदा मिले और आपके पास वो नोट्स लिखा हुआ हो, आसानी से आप याद कर पाए। तो आज का भी जो मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ, इस नोट्स को आप जरूर अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही आज का फ्रिक्शन का जो टॉपिक है मैं उसको यहीं पे रोक रहा हूँ। एंड आई होप कि यू ऑल विल बी सेफ एट योर होम्स and you all will be studying properly at your home। तो सेफ रहिए, घर पे रहिए और सबसे बड़ी बात, पढ़ते रहिए।